नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें आप जानते हैं कि कानाफूसी, गपशप और चर्चाओं पर आधारित खबरें होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार चल रही है, उसमें उसके साथ कई सारे सहयोगी दल हैं। सहयोगी दलों की ये शिकायत रहती है कि अफसर हमारी नहीं सुनते और हम अपने विभाग में अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के एक मंत्री ने इस बार अपने एक सहयोगी दल पर करारा हमला बोला है। मामला लोकसभा चुनाव से जुड़ा है, जिसमें बीजेपी की उत्तर प्रदेश में हार हुई थी और इस हार पर यूपी सरकार के मंत्री हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि जो बीजेपी ने देश में 400 पार का नारा दिया था, उस नारे तक हम इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि एक सहयोगी हमारा जो आ गया वो नसुद्धा साबित हुआ। चौधरी लक्ष्मी नारायण ने लोकसभा में हार के लिए आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। उनका साफ आरोप है कि रालोद के कदम जहां जहां पड़ते हैं वहां वहां बंटाधार हो जाता है, वो पार्टी डूब जाती है, उसका नुकसान हो जाता है। और बीजेपी को भी इनसे गठबंधन नहीं करना चाहिए था। और इसके पहले भी उन्होंने कई सारे उदाहरण ऐसे दिए हैं जिसमें बीजेपी ने जब आरएलडी से गठबंधन किया या किसी पार्टी ने किया तो उसकी हार हुई है। तो अब तो ये बात बहुत बड़ी हो गई कि बीजेपी को लोकसभा में बहुमत राष्ट्रीय लोकदल की वजह से नहीं मिला। अगर राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन भाजपा ने ना किया होता तो यानी कि वो 400 पारे के नार पहुंच जाती, यानी कि वो उत्तर प्रदेश में और अच्छी पोजीशन में होती। मंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, मथुरा से आते हैं और मथुरा में कई सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल भी क्लेम करता है। आपको याद होगा कि 2019 का जो चुनाव था वो जयंत चौधरी मथुरा से ही लड़े थे लोकसभा में और हार गए थे। तो मथुरा को रालोद अपना गढ़ मानता है और चौधरी लक्ष्मी नारायण का साफ कहना है कि मथुरा में रालोद को एक भी सीट नहीं दी जाएगी। लक्ष्मी नारायण ने इस बात का खुलासा किया है कि देश के कई प्रधानमंत्रियों को रालोद के साथ गठबंधन का खामियाजा भुगतना पड़ा है। उनकी गठबंधन की वजह से प्रधानमंत्रियों का सुपड़ा साफ हो गया। बीपी सिंह रहे हों, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों और चाहे चंद्रशेखर सिंह रहे हों, इन सब की सरकारें भी रालोद के गठबंधन के कारण गई हैं। तो आप देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि बीपी सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सब ने आरएलडी का सहयोग लोकसभा में लिया था उसमें गठबंधन में। और लक्ष्मी नारायण यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये बात का दावा किया कि 2001 में जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे और जयंत चौधरी के पिताजी जीवित थे, तब उन्होंने उस समय भी रालोद के साथ गठबंधन ना करने के लिए पार्टी को आगाह किया था, लेकिन उस समय भी पार्टी नहीं मानी और इसी के चलते राजनाथ सिंह चुनाव हार गए थे। कितने उदाहरण दे डाले उन्होंने। तो मंत्री का जो बयान है वो ऐसे समय में आ रहा है जब रालोद बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश और केंद्र में दोनों जगह पे मंत्रालय लिए हुए है और अगली तैयारी विधानसभा में साथ लड़ने की है। और इधर मंत्री कह रहे हैं कि इनको साथ लोगे तो यहाँ भी डूब जाओगे। ये तो एक नई समस्या पैदा हो गई। राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी के नेतृत्व में आज उस स्थिति पर है, या आप ये कह सकते हैं कि आज उस बुलंदी पर है जहाँ कभी वो सोच नहीं सकती थी। देश के सारे सदनों में उसका प्रतिनिधित्व है, लोकसभा, राज्यसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा, विधान परिषद, यूपी में मिनिस्टर, केंद्र में मिनिस्टर, हर जगह उसकी किस्मत चमक गई है बीजेपी के साथ आकर। और बीजेपी के ही नेता कह रहे हैं कि अब ये डुबो देंगे। तो ये तो बड़ी खतरे की घंटी है कि भाई इनको साथ रखा जाए या अलग किया जाए।
हालांकि लक्ष्मी नारायण बार बार इस बयान को दोहरा रहे हैं, वो अपने बयान पर कायम हैं, तो ये बयान कोई गफलत में नहीं दिया गया, ये तो साफ हो गया। उनका ये साफ कहना है कि रालोद का जो वोट है वो भाजपा को कभी नहीं मिलता है, वो हमारे सहयोगी दल हैं, लेकिन वो हमारे लिए अपशगुन भी हैं, वो पट पाँव हैं, यानी कि जिन उनके पाँव जहाँ जहाँ पड़ते हैं वहाँ वहाँ नष्ट होना शुरू हो जाता है। तो चुनाव से पहले मंत्री का ये बयान बीजेपी को बहुत असहज किए हुए है, रिश्तों में दरार आ रही है। विधानसभा चुनाव में क्या रालोद के साथ बीजेपी का गठबंधन कायम रहेगा या टूट जाएगा, ये सब कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन मंत्री ने आज जो बीज बो दिया है बीजेपी के दिमाग में, ये इतनी आसानी से मिटने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ रंग तो जरूर दिखाएगा ही। अब बात एक ऐसी खबर पर जो इन दिनों बहुत चर्चा में है, पूजा पाल का मामला है, जिनको समाजवादी पार्टी ने अब अपने दल से निकाल दिया है। पूजा पाल ये कह रहे हैं कि मैंने सच बोला, इंसाफ मांगा, इसलिए हमको निकाल दिया गया। लेकिन निकाला तो उनको राज्यसभा में जो क्रॉस वोटिंग हुई थी उसकी वजह से भी गया है, और वो एक तरह से कहा जाए वो खुद ही पार्टी को छोड़कर बीजेपी के पक्ष में राज्यसभा में वोट कर आई थी। ये जरूर है कि अभी जब 24 घंटे विधानसभा चली तो पूजा पाल ने अतीक अहमद के ऊपर जो कार्रवाई हुई, जो घटनाक्रम हुआ, उस पर राज्य सरकार की तारीफ की। उनके दिल में दर्द था, उनके पति की हत्या की गई थी राजू पाल की, और अतीक अहमद नेस्तनाबूद हुए, तो स्वाभाविक है कि उनको मन में जो गुबार था, वो जो उनको लगता है उनको इंसाफ मिला, उस पर उन्होंने अपनी बात रखी, योगी सरकार की तारीफ की। अच्छा, तारीफ उनको करना भी था, क्योंकि 2 साल लगभग होने जा रहे हैं, क्रॉस वोटिंग हो चुकी है, सपा उनको अपने यहाँ लेने वाली नहीं है, अपनी बैठकों में बुलाती नहीं है, तो बीजेपी से उनको आगे राजनीति करनी है, पता नहीं बीजेपी टिकट देगी कि नहीं, तो ये सब चीज़ों पर उनको बोलना था। लोग इस बात को जानते हैं कि अतीक अहमद और राजू पाल में जब उनकी हत्या हुई 2005 में, तब से अदावत पूजा पाल में चल रही है, और राजू पाल भी एमएलए थे जिस समय उनकी हत्या हुई। महत्वपूर्ण बात यह है, जब 2004 में अतीक अहमद सांसद बन गए थे तो उनकी सीट पर उपचुनाव हुआ था, और उस उपचुनाव में राजू पाल ने उनके भाई अशरफ को हरा दिया था, और उसके बाद 26 जनवरी के दिन उनको झंडारोहण करना था राजू पाल को, वो अपने गांव के लिए जा रहे थे 25 तारीख की शाम को, अगले दिन गणतंत्र दिवस था, उसी दिन उनको गोलियों से भून दिया गया था। तब पूजा पाल की जो शादी थी वो मात्र 9 दिन की हुई थी, यानी कि 9 दिन में ही वो विधवा हो गई। चुनाव लड़ी बसपा से, उन्हें टिकट मिला, वो जीती, फिर टिकट मिला, फिर वो जीती। अब की बार यानी कि 2022 में उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और वो जीतकर विधायक बन गई। सपा के सिंबल पर अखिलेश यादव उनका प्रचार भी करने गए थे, डिम्पल यादव भी गई थी। लेकिन जब राज्यसभा चुनाव हुआ 2024 वाला, तो उसमें उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी। उन 7 विधायकों में पूजा पाल का भी नाम है जिन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट कर दिया। अब इस क्रॉस वोटिंग के पीछे भी खेल है। पूजा पाल जब सियासत में आई और बसपा के टिकट पर विधायक बनी, तो उनको सबसे बड़ा सहयोग इंद्रजीत सरोज का मिला, जो समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं। इंद्रजीत सरोज ही उनको सपा में लेके आए। इंद्रजीत सरोज उनके गॉडफादर के तौर पर हमेशा राजनीति में रहे, लेकिन पूजा पाल ने राज्यसभा के चुनाव में इंद्रजीत सरोज को भी गच्चा दे दिया, धोखा दे दिया, और वो बीजेपी के साथ चली गई। उसके पीछे कारण क्या था? विधायक तो वो थी, उनको फिर समाजवादी पार्टी टिकट दे देती, तो बीजेपी वो टिकट प्राप्त करने तो गई नहीं थी, कुछ और बचाने गई थी, या अतीक के साम्राज्य को खत्म करना चाहती थी। पूजा पाल ने काफ़ी तकलीफें झेली, इसमें कोई शक नहीं कि अतीक अहमद एक माफिया था, गुंडा था, और उसने ज़मीनों पर कब्जा करना, लोगों की हत्याएं करना आम था। राजू पाल का मर्डर भी उसने इसी दबंगई और रंजिश में किया था। राजू पाल बहुत कम उम्र में विधायक बने और उनको गोलियों से भून दिया गया।
इस गुंडागर्दी का समर्थन नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि पूजा पाल के समर्थन में हमेशा लोग रहे। अब जब समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को इस बार निष्कासित कर दिया भाजपा और योगी सरकार की तारीफ करने पर, तो उनके ही एक और निष्कासित विधायक अभय सिंह ने उनको पूरा समर्थन दिया है। अभय सिंह पूजा पाल के समर्थन में आए और समाजवादी पार्टी के इस फैसले को उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम परस्त कार्रवाई है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ अभय सिंह जोरदार हमले कर रहे हैं, तो पूजा पाल को अभय सिंह ने समर्थन दिया है। लेकिन अब पूजा पाल का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? इलाहाबाद पश्चिम सीट से वो पहली बार विधायक बनी थी, वहाँ से वो हट के अब कौशाम्बी आ चुकी हैं, तो अब तो पूजा पाल आज़ाद हो गई हैं। उनको दल भी नहीं बदलना पड़ेगा, न दल बदल कानून उन पर लागू होगा और न उनकी सदस्यता जाएगी। हालांकि समाजवादी पार्टी का एक धड़ा ये जरूर कह रहा है कि अब वो कभी विधायक नहीं बन पाएंगी और बीजेपी उनको विधायकी का टिकट नहीं देगी। पूजा पाल की राजनीति इस समय डामाडोल है। उनको सियासी इंसाफ मिल चुका है, उनको कानूनी इंसाफ भी मिल चुका है। अब उनको अपने राजनीतिक भविष्य खुद तलाश करना है। फिलहाल पूजा पाल और राजू पाल के मामले में ये बात साफ है कि सतीश वर्मा के साथ उनकी दूसरी शादी हुई थी, तो राजू पाल वाला प्रकरण समाप्त हो चुका है। वो एक अलग दुनिया में है, जा चुकी हैं। लेकिन चूंकि घटनाक्रम ने तकलीफ दिया था, तो उनका बोलना जायज़ है। अब उनका भविष्य किधर जाएगा, ये कयास लगाना भी थोड़ा कठिन है। अब बात ब्यूरोक्रेसी की, उत्तर प्रदेश में अफसरशाही की। ये खबर काफ़ी हलचल मचाने वाली खबर है और इसका बहुत लोगों को इंतज़ार है कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ये परिवर्तन शीर्ष स्तर पर होगा, इससे सरकार में बहुत बदलाव दिखेंगे और ये मंथन अब लगभग पूरा हो चुका है। यानी कि आईएएस अफसरों के सीनियर लेवल पर ट्रांसफ़र का ऐलान और सूची आने वाली है। ये तो इंतज़ार हो रहा था कि विधानसभा का सत्र खत्म हो जाए, उसके बाद अगले 48 घंटे में ये सूची आपके सामने होगी। इसी बीच 15 अगस्त आ गया, जन्माष्टमी आ गई, तो ये मामला लटक गया। तो अब एसीएस और प्रमुख सचिव के स्तर पर बड़े पैमाने पर अफसरों के फेंटे जाने की चर्चा है। मामला लगभग फाइनल है, क्योंकि जब से नए मुख्य सचिव आए एसपी गोयल, उनके आने के बाद से ही शासन स्तर पर ऐसे इक्वेशन बने हैं कि परिवर्तन करना अनिवार्य हो गया है और इसकी संभावना लगातार बनी हुई थी। आज होगा कल होगा, लेकिन अब 48 घंटे में हो ही जाएगा। यानी कि सोमवार मंगल तक सूची हर हाल में आनी है। तो त्यौहार भी निपट गए, सत्र भी निपट गया। आईएएस अफसरों के तबादला सूची का सूरत हाल की कुछ स्थिति हम आपको बताएंगे। दीपक कुमार जो 1990 बैच के आईएएस अफसर हैं, उनको सरकार में और ताकतवर पद मिलने की संभावना है। जो जानकारी है उसके मुताबिक आईआईडीसी की रेस में दीपक कुमार का नाम चल रहा है। एसपी गोयल से आईआईडीसी का पद हट सकता है। सरकार दीपक कुमार को आईआईडीसी के साथ एसीएस औद्योगिक विकास का पद भी दे सकती है और एपीसी का पद भी हो सकता है कि उनके पास बना रहे। यानी कि उनको सेकंड पावरफुल अफसर के तौर पर ब्यूरोक्रेसी में रखा जा सकता है। उनका कद बढ़ना तय है। अब बात आती है नियुक्ति सचिव एम देवराज की। एम देवराज का नियुक्ति और सेल टैक्स विभाग से हटना तय है और उनको स्वास्थ्य विभाग में भेजे जाने की चर्चा है, जहां पार्थसारथी सेन शर्मा है। तो पार्थसारथी सेन शर्मा की जगह एम देवराज ले सकते हैं। हालांकि पार्थसारथी सेन शर्मा जिस वजह से हटाए जा रहे हैं, वहां पर देवराज के पहुंचने से वो समस्या और बढ़ेगी ही, ख़त्म नहीं होगी। पार्थसारथी सेन शर्मा के बारे में सूचना ये है कि वो दीपक कुमार की जगह पर एसीएस वित्त, प्रमुख सचिव वित्त और शिक्षा, ये पूरा काम संभाल सकते हैं, वहाँ वो आ सकते हैं। अमृत अभिजात को लेकर भी खबर है। अमृत अभिजात को उत्तर प्रदेश में नया गृह सचिव बनाया जा सकता है। मुकेश मेश्राम उत्तर प्रदेश में नए नियुक्ति सचिव बनाए जा सकते हैं, वो एम देवराज की जगह ले सकते हैं।
एसपी गोयल के चीफ सेक्रेटरी बनने के बाद से यह साफ है कि ब्यूरोक्रेसी में बड़ा परिवर्तन तय है। लोक भवन में बैठने वाले अफसरों की सीटिंग व्यवस्था में भी बदलाव होगा और खास तौर से नियुक्ति विभाग में परिवर्तन आवश्यक है और वहाँ बहुत जल्द इसका असर दिखाई पड़ेगा। तो दीपक कुमार औद्योगिक विकास में सर्वेसर्वा हो सकते हैं और उनकी जगह पर पार्थसारथी सेन शर्मा वित्त और शिक्षा देख सकते हैं। देवराज को स्वास्थ्य की ओर जाएंगे और मुकेश मेश्राम उनकी जगह पर सेल टैक्स और नियुक्ति विभाग, दोनों उनके विभाग उनको मिल सकते हैं। ये संभावना इस बात की बनी हुई है। अगर दीपक कुमार को औद्योगिक विकास का पूरा काम दिया जाएगा तो फिर आलोक कुमार सेकंड को वहाँ से हटाना पड़ेगा। उनके लिए भी हो सकता है कि कोई अच्छा विभाग सरकार ने सोच रखा हो। वैसे नगर विकास में भी सरकार को किसी को लाना पड़ेगा। सिंचाई और बिजली विभाग के चेयरमैन का जो पद है, इसको लेकर भी चर्चाएं हैं। लिस्ट काफ़ी लंबी है, ऐसा नहीं है कि कोई 2-4 बदलेंगे, क्योंकि इक्वेशन ऐसे बन गए हैं कि ऊर्जा मंत्री का जो विभाग है वहाँ पर बिजली विभाग के चेयरमैन हैं आशीष गोयल और उन्हीं का विभाग पास है नगर विकास, जिसमें अमृत अभिजात हैं। इन दोनों अफसरों के बदले जाने की चर्चा है, लेकिन इनके काम की वजह से इनको सरकार किसी महत्वपूर्ण पद पर ही रखेगी। तो आज नहीं तो कल ये चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। सरकार ने ये भी एक सूची तैयार की है कि जो अधिकारी प्रमुख सचिव लेवल पर 3-3 साल से ज़्यादा समय से एक विभाग में जमे हैं, उनको हटाना ही है, क्योंकि परिवर्तन नहीं होगा तो ये व्यवस्था में फिर नयापन, ऊर्जा दिखेगी नहीं। तो वक्त आ गया है एक बहुत बड़े परिवर्तन का ब्यूरोक्रेसी में और एक बहुत बड़ी लिस्ट का। इसका आप इंतज़ार करिए। जो नाम आपको बताए गए हैं, इसमें अधिकतर नाम आपको इसी तरह से मिलेंगे। अब एक और नए राजनीतिक घटनाक्रम की बात। घटनाक्रम यह कि ठाकुर विधायकों वाला मामला जो इन दिनों मीडिया में बहुत छाया है कि ये सब बैठ के मीटिंग किए और ये कोई गठजोड़ बना रहे हैं अंदर खाने, ये गठजोड़ आगे क्या काम करेगा, इसका उद्देश्य क्या है। चूंकि विधानसभा सत्र के दौरान ही लखनऊ में एक 5 सितारा होटल में एक पार्टी हो गई डिनर की रात में। डिनर के साथ साथ और सब भी था, वेज नॉन वेज भी। अब चूंकि मामला क्षत्रिय समाज से जुड़ा हुआ है, कुटुंब परिवार था, 40 से ज़्यादा क्षत्रिय विधायक थे इसमें, और राजा भैया वहाँ पर लीडर के तौर पर थे। नाम तो था कि कुंदरकी वाले जो विधायक है रामवीर सिंह और एमएलसी जयपाल सिंह ने इसका आयोजन किया है। अदर कास्ट के लोगों को नहीं बुलाया गया था, कुछ पहुँच गए अलग बात है, उनको लौटारा भी नहीं गया। तो ये जो कुटुंब परिवार की बैठकी थी, इसका नेतृत्व पर्दे के पीछे से कुंडा के विधायक राजा रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया कर रहे थे। और उत्तर प्रदेश में करीब 50 के लगभग ठाकुर विधायक हैं, उसमें से 40 का इसमें आना इस चर्चा को बल देता है कि क्षत्रिय वोटरों को लेकर कुछ चीज़ें पक रही हैं। ये भी कहा गया कि जो प्रदेश में क्षत्रिय वोटरों की अनदेखी चल रही है, उसको लेकर मीटिंग में चर्चा हुई, उसको लेकर कुछ सियासी तैयारी बनाने पे बात हुई। और दूसरी ओर कुछ लोगों ने ये कहा कि दिल्ली जो उत्तर प्रदेश की सरकार पर दबाव बनाता है, योगी पर जो दबाव बनाता है, उनके खिलाफ जो साजिशें होती हैं और बीच बीच में उनके खिलाफ जो आवाज़ें उठती हैं मुख्यमंत्री के लिए, उस पर एकजुटता दिखाने के लिए ये पार्टी आयोजित की गई थी कि सब योगी के नेतृत्व में ठाकुर एकजुट हैं। इसकी कमान राजा भैया को दी गई, जिससे कि भाजपा का कोई नेता का आरोप भी ना लगे। जबकि भाजपा के मंत्री दिनेश सिंह, ब्रजेश सिंह, यशवंत सिंह, विधायक राकेश सिंह, अभय सिंह, अजीत सांगा, तमाम सारे चर्चित ठाकुर विधायक इस 5 सितारा होटल में उनका जमावड़ा था। मुख्यमंत्री आवास कार्यालय, वहाँ से इस पर नज़र भी थी मीटिंग पर, ऐसा नहीं है। खास तौर से इन दिनों समाजवादी पार्टी को इस बैठक में निशाने पर रखा गया और ये कहा गया कि वो ठाकुर विरोधी बयान दे रही है और इसका हम लोगों को जवाब देना है। और कुटुंब परिवार इसके लिए
तैयारी करे। इन विधायकों ने कुटुंब परिवार के नाम से कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसमें ये लोग आपस की बातचीत को शेयर करेंगे। वैसे सत्र के दौरान ये मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर कहीं कोई अल्पमत की सरकार होती तब तो समझ लीजिए प्रदेश में अब तक आग लग गई होती। गिर गई सरकार। ये तो कहिए बहुमत की सरकार है। राजा भैया के बारे में माना जाता है कि बीजेपी में वो हमेशा एक संकट मोचक की तरह रहे हैं। बीजेपी को जब जब मदद की ज़रूरत पड़ी है तो राजा भैया ने वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे कल्याण सिंह का मामला रहा हो, चाहे राजनाथ सिंह का मामला रहा हो, और चाहे मायावती से उनकी नाराज़गी का मामला रहा हो। कल्याण सिंह की सरकार जब जगदम्बिका पाल वाले मामले में फंसी थी तब भी राजा भैया ने कल्याण सिंह का साथ दिया था। इसी तरह से राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब भी राजा ने खुलकर राजनाथ का साथ दिया, और जिसकी वजह से मायावती उनसे नाराज़ हुई थी और उसके बाद उनको जेल भी काटनी पड़ी, उनको काफ़ी सारा नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी का हर मौके पर साथ देने के बावजूद बीजेपी ने उनके संकट के समय उनका साथ नहीं दिया। लेकिन अब जब योगी सत्ता में आए तो उसके बाद से ये माना गया कि वो योगी जो वचन देंगे उस पर वो टिकेंगे, और राजा ने इसी वचन के आधार पर उनको राज्यसभा में भी वोट दिया और उनकी पार्टी के समर्थन में वो हमेशा रहे। और ये मामला तब और मजबूत हो गया जब राजा भैया बेंगलोर में जाकर अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। तो राजा इस मीटिंग के बहाने क्या उत्तर प्रदेश की सत्ता में भागीदारी चाहते हैं? रघुराज प्रताप सिंह को क्या योगी अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाने की तैयारी में है? क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। राजा भैया उत्तर प्रदेश की सरकार में क्या फिर मंत्री बनेंगे? ये सारे बहुत सवाल हैं, कई सारे सवाल हैं, और इन सवालों का जवाब वक्त देगा, अगला मंत्रिमंडल का विस्तार देगा। तब तक आप इन सब खबरों पर नज़र बना के रखिए। और अब हम पावर सेंटर के आखिर में जाते जाते सियासत की सोच, रणनीति, मीटिंग, पार्टी चाहे जो हो, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये किसी को कुछ नहीं पता है। इसलिए सबको इन लाइनों पर ही विचार करना चाहिए और इन्हीं लाइनों को मानना चाहिए। तो सुनिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण नज़्म है, गज़ल है कि हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नज़र है। रोकर कहे या हंसकर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। सारे जहां के मालिक सब तेरा आसरा है, और राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। नमस्कार।